नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन 6 फरवरी को देश भर में नेशनल हाईवे जाम करने की तैयारी में जुट गए हैं। किसान संगठनों के आह्वान पर किसान नेता हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में गांव-गांव में घूमकर किसानों से इसमें शामिल होने की अपील कर रहे हैं। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान संगठनों के तेवर थोड़े नरम दिखाई पड़ रहे हैं। किसान संगठनों ने सभी किसानों से कहा कि हर नेशनल हाईवे पर कम से कम 1000 से ज्यादा किसान मौजूद रहे। वे केवल डंडा, झंडा, बैनर लेकर ही प्रदर्शन स्थल पर आए। इस दौरान कोई भी किसान पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा ताकि किसानों की छवि खराब नहीं हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,408 नए दैनिक मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1 करोड़ 8 लाख को पार चली गई। अब देश में कोविड-19 से कुल संक्रमितों मरीजों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख 2,591 हो गई। मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वाले मरीजों की दर 97.16% और मौत की दर 1.43% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की ही बात करें तो पिछले 24 घंटों में 120 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद देश में कोविड-19 से मरने वाले मरीजों की संख्या 1,54,823 हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी को कथित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्ज मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति RF नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने नियमित जमानत देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर मुनव्वर फारूकी की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए फारूकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों में जारी पेशी वारंट पर भी रोक लगा दी। फारूकी और 4 अन्य को भाजपा विधायक के बेटे की शिकायत पर 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में बोलते हुए कृषि कानूनों पर अपनी बात रखी। तोमर ने गांव, गरीब और किसान पर बोलते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती कि पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मैं किसानों से 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कृषि कानून में काला क्या है, लेकिन अब तक एक भी प्रावधान नहीं बताया गया है। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने भारत में अपने कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए दिए गए आवेदन को वापस लेने का फैसला किया है। फाइजर के प्रवक्ता ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। फाइजर के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी की मांग करते हुए 3 फरवरी को ड्रग नियामक प्राधिकरण की विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक में विचार विमर्श और अतिरिक्त जानकारी जुटाने के बाद कंपनी ने इस समय अपना आवेदन वापस लेने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने भविष्य निधि में किए जाने वाले बड़े योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर बजट 2021 में टैक्स लगाए जाने को न्यायोचित ठहराते हुए जानकारी दी है कि देश में पीएफ में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले शख्स के खाते में 103 करोड़ रुपए जमा है और सबसे ज्यादा योगदान वाले दूसरे बड़े 2 खाते हैं जिनमें 86 करोड़ रुपए जमा है। कर्मचारी भविष्य निधि में प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक योगदान देने वालों को हासिल होने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने का सरकार का निर्णय अंशदाताओं में समानता के सिद्धांत पर आधारित है और इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हाई नेटवर्क इंडिविजुअल जो 1 करोड़ रुपए से भी अधिक ज्यादा की मासिक रकम पीएफ में डालते हैं को अन्य ईमानदार करदाताओं की कीमत पर आय हासिल नहीं हो। देश में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक 49 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। इसमें से 97% लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन से संतुष्टि जताई है, जबकि 8,563 लोगों को गंभीर प्रतिकूल अनुभव हुआ। यह आंकड़ा टीकाकरण में शामिल हुए लोगों का 11% है। अब तक जिन लोगों का टीका लग चुका है उनमें से 37 लाख लोगों का फीडबैक लिया गया। इनमें से केवल 5,12,128 लोगों ने ही अपनी प्रतिक्रिया दी। जिन लोगों की ओर से प्रतिक्रिया आई उनमें से 97.4% लोगों ने कहा कि टीकाकरण वाले बूथ पर पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग की गई थी। कोरोना महामारी के दौरान अक्टूबर 2020 में सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम प्रयास देने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर आई है। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इन छात्रों को एक और मौका देने के लिए तैयारी हो गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट उन अभ्यर्थियों को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक और मौका देने का अनुरोध करने वाली याचिका की सुनवाई कर रही थी, जो 2020 में महामारी के कारण अपना अंतिम प्रयास नहीं कर पाए थे। केंद्र सरकार ने 25 जनवरी को उच्चतम न्यायालय को बताया था कि कोविड-19 के कारण 2020 में अंतिम प्रयास की परीक्षा में भाग नहीं लेने वाले छात्रों को
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने की अनुमति संपूर्ण परीक्षा प्रणाली को व्यापक रूप से प्रभावित करेगी। 1 फरवरी 2021 को पेश हुए बजट के दिन से ही घरेलू शेयर बाजार में जोरदार तेजी जारी है। आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स पहली बार 51,000 के पार और निफ्टी पहली बार 15,000 के ऊपर पहुंचा। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों की घोषणा और दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स निफ्टी उच्चतम स्तर से नीचे आ गए। अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 117 अंक यानी 0.23% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 28 अंक के स्तर पर बंद हुआ। आज भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को एक नई सुविधा देने का ऐलान किया है, जिसके तहत अब खुदरा निवेशक अब ऑनलाइन सरकारी सिक्योरिटीज में सीधे निवेश कर सकेंगे। ये निवेश वे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाजार में किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने इसे एक ढांचागत सुधार बताया है। खुदरा निवेशक अब सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश और ट्रेडिंग के लिए सीधे केंद्रीय बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा बैठक के निर्णयों की घोषणा करते समय इसकी जानकारी दी। दास का यह बयान काफी अहम है। उन्होंने कहा कि अब खुदरा निवेशक रिटेल डायरेक्ट के जरिए सीधे सरकारी बॉन्ड खरीद पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज समाप्त हो गई। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समिति द्वारा लिए गए फैसलों की घोषणा की। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। ऐसे में केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए ऐलान अहम है। आम बजट 2021-22 में पेश होने के बाद ये एमपीसी की पहली समीक्षा बैठक थी। मालूम हो कि पिछले 3 मौद्रिक समीक्षा बैठकों में एमपीसी ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 में नीतिगत दरों में संशोधन किया था। दिल्ली सरकार की ओर से देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग का टेंडर जारी किया गया है। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े ईवी चार्जिंग का टेंडर एलोकेट हो गया है। 100 जगह पर 500 चार्जर पॉइंट लगाए जाएंगे। इनकी फीस बहुत ही नॉमिनल होगी। अभी जो 4 या 5 रुपए यूनिट है वही होंगे। इसके अंतर्गत 20% स्लो चार्जर और कम से कम 10% फास्ट चार्जर होंगे। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन अलग होंगे। शिवसेना ने दावा किया कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा आंदोलन सिर्फ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि हमारे सिख भाई जब मुगलों के खिलाफ लड़े तो योद्धा कहलाए, अंग्रेजों से लड़े तो देशभक्त और कोरोना के समय लंगर लगाए तो देशप्रेमी हो गए, लेकिन वह जब अपने हक के लिए लड़े तो वह खालिस्तानी या देशद्रोही हो गए हैं। व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इन बिंदुओं पर हाई कोर्ट सुनवाई कर चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता उचित उपाय ले। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्हाट्सएप को उसकी नई निजता नीति को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। पिछले कुछ वक्त में देश में लगातार फ्यूल प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। शुक्रवार यानी 5 फरवरी 2021 को फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल डीजल दोनों के दामों में शुक्रवार को 30-30 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए के ऊपर और वहीं मुंबई में 93 रुपए के ऊपर पेट्रोल हो गया है। खबरों फिलहाल इतने। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।